हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, जो भी जब भी आप वीडियो देखते होंगे। अब ये जो पोर्शन है देखने जा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हीट जनरेट होती है सर्किट में, या फिर करंट के फ्लो होने से अप्लायंसेस में जो भी अपने घर में दिए हुए फैन है, फ्रीज है, कूलर है, तो ये गर्म होते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, तो इसके कारण हीट जनरेट होती है। और होती है तो किस कारण होती है, उसका कॉज क्या है वो देखते हैं, उसके एक्सप्रेशन और प्लस अपने अच्छे वाले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी तरह से समझा दूंगा, जैसे सीरीज इन पैरेलल और रेजिस्टर इन पैरेलल और सीरीज के बहुत इजी तरह से थे। सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अपने अपने रजिस्टर निकालो, नोट्स बांधना चालू कर दो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। अब देखो इसका मेन बैकग्राउंड क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली होता है। अब जब मैं इलेक्ट्रिक सर्किट, सपोज एक बल्ब है और इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाता हूं मैं, ओके, ये बैटरी का सप्लाई और यहाँ पे ये बल्ब हो गया लीटर, ओके, अपने दिमाग की बत्ती आ गई। अब देखते हैं कि ये जो सर्किट है, बल्ब इज नथिंग बट द रेजिस्टर, ओके, बल्ब इज नथिंग बट द रेजिस्टर, क्योंकि गर्म होता है, अब कुछ ना कुछ करंट भी खाते रहता है वो, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो जैसे कंडक्टर है, वो भी माने कौन सा भी सर्किट इटसेल्फ एज ए रेजिस्टेंस ही क्रिएट होता है। खुद के खुद ये जो सर्किट है खुद ही एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि गर्म होता है। अब गर्म क्यों होता है वही, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं सर्किट में से, वायर में से या फिर अप्लायंस में से, वो क्या करता है, उसको रेजिस्ट करने वाले अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं उसको रेजिस्ट करते हैं, ओके, तो उसको रेजिस्टेंस आना ही है, और वो कोलिजन के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, बाजू में थोड़ा सा एक वीडियो बना के रनअप कर दूंगा कि डिटेल एक लाइव कैसा होता है वो अपने को दिखाई देगा, ओके। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें से क्या बह रहा है बच्चों, चार्ज बह रहा है, चार्ज नेम एज द क्यू, ठीक है। अब ए और बी के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया, ओके, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स तो भाई इसमें ऑलरेडी है ही है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इसमें है ही कंडक्टर में। अब इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक लाइन से रन अप नहीं कर रहे, एक डायरेक्शन से रन अप नहीं कर रहे, इसके कारण करंट नहीं बन रहा। अब करंट बनने के लिए हम क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया। ये तो पहले मैंने ही बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब उसमें फोर्स या फिर इलेक्ट्रॉन को रन अप करना है, ना कि प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इलेक्ट्रॉन पहले तो रैंडम मोशन में घूमते रहते, जब जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रॉन बहने लगे इस ए डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस टू पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन रन अप हो रहे हैं तो ऑलरेडी जो निकम में इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्जेस है उसमें से उसको जाना पड़ेगा, चार्ज को। अब चार्ज को यदि जाना पड़ रहा है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि भाई मुझे फ्रॉम बी टू ए तो भी जाना है, तो इसके कारण धीरे धीरे फ्रिक्शन हो रही है, धीरे धीरे कोलिजन हो रही है। अब कोलिजन हो रहा, नेचुरली हीट डेवलप होने वाली है। अब आगे समझ में, अब मेन डेरिवेशन पे आते हैं कि किस तरह का है। देखो बच्चों, जैसे मैं बताता हूं कि अपने को चार्ज फ्लो करना है कंडक्टर से, माइनस से प्लस चार्ज फ्लो करना है। अब ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब तक कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करता हूं, तो अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मायना क्या है।
अब जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन रन अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ओके, ये सोर्स क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को। आगे समझ। अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब पावर प्रोड्यूस करता है ये कौन भाई, सोर्स। ओके, तो सोर्स जो है ये पावर प्रोड्यूस करता है सर्किट को, सोर्स सर्किट को पावर प्रोड्यूस करता है। अब उसी के कारण तो इलेक्ट्रॉन रन अप हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में रन अप हो रहे हैं, ठीक है, एग्री है। अब इसका सोर्स का जो पावर है, सोर्स को जो पावर रहती है वो इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन रन अप होंगे। सोर्स का जो पावर है Q मल्टीप्लाइड बाय V होनी चाहिए। आगे समझ में, चार्ज यहां से यहां तक के अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे इतनी ताकत लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट उनके एनर्जी के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, P इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय V, P इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय V। तो कितने टाइम के लिए भाई, तो Q अपॉन T भी बोल सकते हो उसको, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोलने वाले, Q अपॉन T को IV, P इक्वल टू IV। इसका मतलब क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा B टू A और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने उसमें डाल दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जितनी पावर है P इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय V। अब आ गया समझ में। अब तो जब तक कि चार्ज रन अप हो रहा, तो ये जो पावर है, सोर्स प्रोवाइड कर रहा है पावर। अब ये जो सोर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी किस लिए प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन को रन अप करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन रन अप होगा, ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे या फिर दौड़ेंगे तो देयर इज सम कोलिजन। अब ये जो एनर्जी है वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे बात बोलो, उसका दूसरा जो पार्ट है, तो एनर्जी वेस्टेड एज ए हीट, एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एग्री? या फिर यही हीट का हम यूज कर लेते हैं, गीजर है, अपने आयरन है, मैंने प्रेस है, और सारे बहुत सारे हीटर है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी का हीट में प्रोड्यूस होता है। अब हीट का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यही तो बात है। तो P इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय V, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर देता हूं, ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, P इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय V, ठीक है। अब इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा, पावर प्रोड्यूस बाय द सोर्स, सोर्स क्या कर रहा है, पावर प्रोड्यूस कर रहा है। पावर प्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रॉन रन अप हो रहे, इलेक्ट्रॉन रन अप होने से करंट रन अप हो रहा। अब इलेक्ट्रॉन जब रन अप हो रहा तो हीट प्रोड्यूस हो गई, तो H ये हो गई हीट प्रोड्यूस इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय V। जहां जब तक के जितने टाइम तक के आप करंट फ्लो कर रहे या फिर सोर्स प्रोवाइड कर रहे, मल्टीप्लाइड बाय T। ओके, सो हीट, करंट फ्लो, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम T। जितने टाइम तक के आप करंट फ्लो करेंगे वैसी हीट बढ़ेगी, राइट। सो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, VIT, H इक्वल टू VIT। थोड़ा सा अमेंडमेंट करके लिख दिया, VIT जल्दी ध्यान में रखना, H इक्वल टू VIT। रिपीट करो, H इक्वल टू हीट प्रोड्यूस हो रहा, H इक्वल टू VIT। अब इसमें आप जैसे ओम्स लॉ है, V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, तो V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। H इक्वल टू पुट इट डाउन, सो I मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T, सो I स्क्वायर, सो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। This one is the heating effect का formula, H equal to I square RT, H equal to I square RT। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन अपने को रन करना है एक डायरेक्शन से, तब करंट बन पाएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस लगे हुआ है, सो पावर इतनी प्रोड्यूस सोर्स से करनी होगी तभी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, रन ऑफ होंगे। सो पावर इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जितना रन अप हो रहा और अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी एनर्जी अपने को सोर्स से डेवलप करनी। सो पावर कितने लगेगा उसको, P इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय V। अब जब पावर सोर्स प्रोवाइड करा तो इलेक्ट्रॉन रन अप हो रहे, कोलिजन के वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा, हीट इक्वल टू आई वी, कितने टाइम तक के, जितना टाइम आप करंट फ्लो करेंगे उतनी हीट बढ़ेगी, आई वी टी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, नेचुरली इट इज ए सोर्स माने उसको पावर दे रहे सर्किट को इनपुट पावर दे रहे वाया द सोर्स, सो हीट प्रोड्यूस हो रही। सो H इक्वल टू वी आई टी, V का इंप्लीमेंट कर सकते हो आई आर, सो आई स्क्वायर आर टी। इंस्टेड ऑफ दैट I का भी इंप्लीमेंट कर देते हो, सो I इक्वल टू V अपॉन R भी होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा बच्चों, H इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू V अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय T, सो V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय T। बहुत सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं इसमें से, आगे समझ में। इसमें और सारे R का भी जोड़ दो, तो ऐसे वेरिएबल फॉर्मूले आप जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे अलग अलग फॉर्मूले निकलते रहेंगे। बट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। पक्का ध्यान में रखो। अब जब कभी भी देखो बच्चों, जब कभी भी फिजिक्स के फॉर्मूले आते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाया करो। जैसे चैप्टर आता है उसका एक लिस्ट बनाओ, ऊपर हेडिंग डाल दो उसको इलेक्ट्रिसिटी, एक एक नंबर के फॉर्मूले लिखते जाओ, और I इसका मतलब क्या है, R इसका मतलब क्या है, V इसका मतलब क्या है, उसके यूनिट उसके सामने, और हर रोज न चुकते हुए हर रोज उसको पढ़ा करो, सिर्फ रीडअप करो, सिर्फ रीडअप करो। लर्न करने की जरूरत नहीं बच्चों, ज्यादा एफर्ट फॉर्मूले पे नहीं लेना है, सिर्फ आप हरदम उसको आते जाते देखा करो, सिर्फ एक बार रिवाइज करा करो, बराबर 3-4 महीने में उसके सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, विद इट्स यूटिलाइजेशन, विद इट्स सिंबल, विद इट्स यूनिट आंसर। अपने को ज्यादा एफर्ट लेने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने को एफर्ट कहां पे लेना है, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, वहां पे दिमाग लगता है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल ट्रिक है, लिस्ट बनाओ, हर रोज उसको सुबह शाम पढ़ते जाओ, सिर्फ रीडअप करते जाओ। 10 दिन के बाद आप ये होगा कि अरे यार मेरे को तो पूरे फॉर्मूले लर्न हो गए, ये ध्यान में रखो। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट का, ओके। सो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो ये भी अपने ध्यान में होना जरूरी है, या फिर उसको फार्मूला की तरह लर्न करा दो। अब वे पावर का जो फॉर्मूला है, इसके वजह से हम उसका यूनिट देखते हैं, पावर का यूनिट देखते हैं। अब आपको पता होगा कि कौन से भी ट्यूबलाइट या फिर बल्ब लेने जाते हो आप शॉप में, तो वहां पे वाट करके आता है, 20 वॉट का है, 40 वॉट का है, इवन गीजर भी वॉट का आता है, फ्रीज भी कितने वॉट का, तो कितना कंजम्पशन वो करता है वो हो गई उसकी पावर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय V। अब यही फॉर्मूले में आप वेरिएबल जैसे ओम्स लॉ के कंसर्निंग अपने अपने फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो न्यू तरीके से। देखते हैं, V इक्वल टू आई आर तो पता ही है अपने को, V इक्वल टू आई आर, ये हो गया पावर। सो P इक्वल टू, अब सपोज मैंने V इक्वल टू आई आर, तो क्या हो गया, V की जगह पे I मल्टीप्लाइड बाय R, तो क्या हो गया I स्क्वायर R, राइट। एक फॉर्मूला हो गया, एक वाला ये फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा वाला फॉर्मूला, तीसरा वाला फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, I इंप्लीमेंट कर दो। I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, I इक्वल टू V अपॉन R, तो P इक्वल टू V अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय V, ठीक है। I की वैल्यू V अपॉन R और V, तो क्या हो गया बच्चों, V स्क्वायर अपॉन R। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले में निकलते हैं, यहाँ पे भी V इंप्लीमेंट करवा दो, R यहाँ पे भी करवा दो, तो एक कॉम्बिनेशन आपको बनाने आनी चाहिए। ये 2-3 फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब देखते हैं उसका यूनिट का, अब देखते हैं करंट का यूनिट और वोल्ट का। सो पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्ट ही रहने वाला है उसका, और करंट का एम्पियर, तो उसका यूनिट कैसे बनेगा,
सो पावर का यूनिट आ जाएगा 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं 1 VA। क्या यूनिट आ जाएगा उसका 1 VA, पावर का 1 VA। लेकिन बच्चों ये जो पावर यूनिट निकाला 1 VA विच इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो उसने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करवा दिया। अब देखते हैं उसका क्या है, तो उसका बना दिया 1 किलोवाट आवर। उसको क्या बना दिया 1 किलोवाट आवर। अब ये क्या होता है वो देख लेते हैं। 1 किलोवाट, अब 1 किलो यानी 1000, ओके, आणि आर, सो आर का हम क्या कर देते, पहले तो मिनट बना देते और मिनट का सेकंड बना देते, क्योंकि एमकेएस में उसको सेकंड बनाना जरूरी है। तो आर जो है मिनट में कन्वर्ट करवा दो और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करवा दो। सो 1 आर इक्वल टू 3600 सेकंड। ओके, तो यहां पे मैंने करवा दिया 3600, तो इसका ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 1 किलोवाट आवर। 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल 1 किलोवाट आवर। ये हो गया 1 किलोवाट का यूनिट, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आ गया समझ में, किलोवाट जूल और आर, तो पूरा हो गया 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये हो गया 1 किलोवाट का फॉर्मूला। तो अब हमने पावर का भी फॉर्मूला देखा है, हीट इफेक्ट और हीट का भी फॉर्मूला देखा है, और 1 kWh वो भी फॉर्मूला देखा है। तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल उसमें कैसे इंप्लीमेंट करवा देते हैं। तो इंप्लीमेंट करवाना तो बहुत इजी बात है, पहले तो फॉर्मूला पता होना, दूसरे नंबर अंदर का V क्या है, R क्या है वो समझने को होना। तो पहले न्यूमेरिकल आराम से पढ़ा दो। न्यूमेरिकल जब तक के पढ़ते नहीं तब तक अपने को V आया R हमको पता नहीं चलता। तो पहले पूरा फाउंडेशन क्लियर करवा लो, पीछे वाले जो 3 नंबर और 4 नंबर लेक्चर है वो आराम से देख लो, पहले स्टडी करो, फिर इसमें आया करो, फिर न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलो आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर का। अब ये क्या बोलते हैं, देखो हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, हीटर ले लिया मैंने 8 ओम का, ड्रॉन द 15 एम्पियर करंट पासिंग है, उसमें से कितने घंटे के लिए यूज हुआ है 2 आवर्स के लिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट डेवलप। अब थोड़ा सा केयरफुली पढ़ा करो हमेशा न्यूमेरिकल को। जब हम और कॉन्फिडेंस में होते कि भाई ये अपने को आता है करके, वैसे नहीं बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हीट प्रोड्यूस, तो हीट मुझे निकालना है, नहीं, यहाँ पे हीट तो निकालना ही निकालना है, लेकिन वर्ड क्या है देखो, रेट ऑफ हीट डेवलप। रेट ऑफ हीट डेवलप माने पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट आ गया तो उसका रेशियो हमेशा टाइम के हिसाब से लगेगा, कितने घंटे में से कितने हीट प्रोड्यूस हो रही। तो यहाँ पे कितने घंटे दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। सो 2 आवर में कितनी हीट प्रोड्यूस होंगी, कितने वैट, कितने वॉट जो हीट प्रोड्यूस होगी वो अपने को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गिवन क्या है वो देख लेते हैं। 8 ओहम क्या है रेजिस्टेंस, सो R इक्वल टू 8 ओहम, राइट। करंट कितना दिया हुआ है I 15 एम्पियर, यूनिट के साथ में हमेशा बोल देता हूं क्योंकि अपने को यूनिट में आना चाहिए। आवर्स T इक्वल टू कितना है 2 आवर्स, ओके सर। टाइम आवर्स में इसमें सेकंड करो, सो 1 आवर्स का मैंने कितना बताया था 3600, ओके। तो यहाँ पे 2 आवर्स का कितना होगा 7200 सेकंड। नहीं समझे, अरे यार 1 आवर्स का 3600, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3600, सो 7200 सेकंड। हाँ सर अब आ गया समझ में, ये परफेक्टली ध्यान में रखो, ये तो फॉर्मूला है यार। 3600 1 आवर का सेकंड होता है, आर का सेकंड बनाने में 3600, ओके। अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है भाई, अपने को हीट पहले तो निकालना है।
सो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, आई कितना दिया हुआ है 15, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 7200। सो हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे तो अब देखो कैसा है, सपोज द हीट तो मैंने निकाल चुका, दिस वन इज द फॉर्मूला, ये होगा हीट। सर कैलकुलेट नहीं किया, रुको तो सब्र रखो थोड़ा सा। अब देखो हीट निकाल लिया, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितने टाइम में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, कितने टाइम में 2 आवर्स। ठीक है, इसमें तो ले लिया सर तुमने, अरे यार ये तो हीट का इटसेल्फ फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसने बोला है कि इतने टाइम में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 1 घंटे में कितनी हो रही, 2 घंटे में कितनी हो रही, 3 घंटे में कितनी हो रही, तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसको, सो रेट ऑफ हीट तो H अपॉन टाइम देना पड़ेगा, है ना, हीट पर यूनिट टाइम नहीं, रेट ऑफ हीट, हीट कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय, इसीलिए तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, थोड़ा सा इंटेलिजेंट वर्क किया करो, कि देखा करो आराम से, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं बच्चों। 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7000 अपॉन टाइम कितना है 7200, ये हो गया कट, तो 15 225 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो गया हीट पर यूनिट टाइम, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होता है 18 जूल। हीट पर यूनिट टाइम माने रेट ऑफ हीट डेवलप कितनी होती है बच्चों 1800 जूल, 1800 जूल है। तो सिर्फ थोड़ा सा केयरफुली न्यूमेरिकल पढ़ा करो, जैसे आप इंस्टेंटली देखते हो तो अपने को पता चलता है कि यहाँ पे हीट निकाले, हीट निकाल के आप लोग छोड़ देते हो, वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट मैंने पर यूनिट टाइम आ गया, इसीलिए मैंने हीट पर यूनिट टाइम कर दिया, टाइम कितना है अपने पास 7200, इसका मतलब 2 आवर्स है, सो 2 आवर्स में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही, तो 1800 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही, नहीं तो यही आता था है कि नहीं, तो थोड़ा सा आराम से और क्लियर पढ़ा करो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इस टाइप का। अब ये किस टाइप का है, जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, आप जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो भी आप इस तरह से आप कैलकुलेट करवा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट अपने को वो अप्लायंसेस जो आप यूज करते हो, लाइक फ्रिज है, कूलर है, ट्यूबलाइट है, फैन है, उसका व्हाट अपने को पता होना जरूरी है, और कितने टाइम के लिए आप यूज करते हो वो पता होना जरूरी है। बाकी तो सब अपने बिल के पीछे की साइड में पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है, उसी से आप कैलकुलेट करवा लो और मंथ का आपका पूरा का पूरा बिल निकल जाएगा। अब ये थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, देखो क्या होता है। हीटर, अब ठंडी में हीटर रहेगा, अब कौन से महीने में यूज कर रहा हूं मैं, अक्टूबर महीने में, बहुत ठंडी है यार, हीटर तो यूज करना पड़ता है, तो अक्टूबर, और हीटर हैविंग 2 किलोवाट का है, कितने किलोवाट का है 2 किलोवाट का है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फॉर 2 आवर्स, नहीं कितना पैसे लगेंगे, बिल कितने का आएगा यदि मैं 2 किलोवाट का हीटर 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए मैं उसको यूज करूं। ज्यादा लोग होंगे ना 20-25 लोग, तो 2 घंटे लगते उसको सो 2 किलोवाट 2 आवर्स के लिए डेली, ठीक है। अब वो महीने का बिल मैंने कौन से महीने का, अक्टूबर महीने का बिल कितने आएगा, और ईच यूनिट कितना है उसका 4 रुपीज, 1 यूनिट हो गया 4 रुपीज, 2 यूनिट हो गए 8 रुपीज, ऐसा बढ़ते जाएगा। चलो गिवन लिख लेते इसका, गिवन 2 किलोवाट उसकी पावर है, सो पावर इक्वल टू 2 किलोवाट, ठीक है। टाइम कितना है अपने पास, सो T इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। सर इसका सेकंड बना दो, आराम से भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से काम करते हैं। अक्टूबर महीना है, सो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 30 डेज, अक्टूबर में 30 डेज। ये किस लिए लिखा मैंने, देखते हैं।
ईच रुपीज कितना है, उसका प्राइस कितना है 4, तो 4 यूनिट, ईच यूनिट, तो उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट का 4 रुपीज चार्ज लगता है अपने को। ठीक है, ये हो गया गिवन, मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि हीटर 2 किलोवाट से कितना यूनिट कंज्यूम करता है, पावर कितनी क्रिएट करता है, या फिर उसका कंजम्पशन कितना होता है, वो देखते हैं पहले तो। अब देखते हैं एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, कैसे लिखना पड़ेगा, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इन 1 डे। एक दिन के लिए निकाल लेते हैं, बाद में 30 दिन का आसान हो जाता है। कैसा करेंगे आप बच्चों, तो कितना यूज हो रहा है पावर 2 किलोवाट, कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए, सो 2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स, तो इसका कितना हो गया 4 kWh, 4 किलोवाट आवर। आगे समझ में, किलोवाट और आवर्स, तो 4 किलोवाट आवर्स। तो इन ए सिंगल डे बच्चों कितना कंजम्पशन हो रहा है, 4 किलोवाट आवर। अब तो अक्टूबर महीना है, 30 डेज है, तो 30 डेज पूरे महीने का निकाल सकते हो आप लोग। तो अक्टूबर पूरा महीने के लिए 4 किलोवाट पर डे, 30 दिन के लिए कितना बनेगा 120 kWh, 120 kWh। चलो ये भी ठीक है, अक्टूबर में ना आराम से, इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूमेरिकल आराम से पढ़ा को। एक दिन का मैंने निकाल लिया 4 kWh, अक्टूबर महीना 30 डेज का, तो 30 डेज का 120 kWh, चलो वो भी ठीक है। अब अक्टूबर महीने का 1 kWh तो निकाल लिया मैंने, 120 वाला। अब इसमें देखते हैं 1 kWh, 1 किलोवाट आवर, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट, इसको क्या बोलते हैं 1 यूनिट। यदि 1 यूनिट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं 1 kWh। ओके, 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं 1 यूनिट। अब इसके हिसाब से 120 किलो kWh है, तो कितने यूनिट हो गए बच्चों 120, तो यूनिट कितने कंज्यूम हुए अपने 30 डेज के 120 यूनिट कंज्यूम हुए, राइट, एग्री। चलो आ गया। अब 120 यूनिट कंज्यूम हुए, तो यहां पे क्या रेट दिया हुआ है बच्चों, 1 यूनिट का 4 रुपीज, तो इसको क्या बोलेंगे हम 120 मल्टीप्लाइड बाय 4, 480 रुपीज। पैसे कितने लगेंगे, बिल कितने का आएगा 480, 480 रुपए। आ गया क्लियर, और रिपीट करके समझाओ चलो देख, हीटर है 2 kW और 2 घंटे के लिए यूज कर रहा हूं अक्टूबर महीने के लिए। ईच यूनिट कॉस्ट, 1 यूनिट कंज्यूम कर दिया 4 रुपीज अपने को लगेगा। 1 यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ 1 kWh, 1 kWh हो गया कंजम्पशन, तो उसको 1 यूनिट बोलते हैं। ओके, आगे तो पावर अपने पास कितना है बच्चों 2 किलोवाट, टाइम कितने लिए यूज कर रहा है 2 आवर्स के लिए, तो पूरा यूनिट अपने पास कितना है पर डे 4 किलोवाट आवर, किलोवाट और टाइम का आवर्स, तो कितना हो गया 4 kWh। तो 4 kWh इन ए सिंगल डे हीटर ने एनर्जी कंज्यूम किया। अब रही बात 30 डेज की, तो मल्टीप्लाइड बाय 30, 120 kWh, तो पूरा महीने का कितना kWh हो गया 120। अब ये सोचते हैं कि 1 यूनिट माने 1 kWh, तो 120 kWh का कितनी यूनिट हो गए भैया 120 यूनिट, 120 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज, तो कितना बिल आएगा अपने को हीटर का 30 दिन का 480, 480 रुपीज इतना बिल आएगा। आगे समझ में, मुझे लगता है यही कंसर्न है। कभी 2 बल्ब दिए हुए रहेंगे, एक फैन दिया हुआ रहेगा, तो बल्ब का निकालना सेपरेटली, फैन का निकालना, हीटर का निकालना, और आखिर में एडिशन कर देने का। तो मैंने सिर्फ एक ही ले लिया, तो बाकी के जो कॉम्बिनेशन है आप लोग आराम से बना सकते हो। बहुत सारे इक्विपमेंट ले लेने का, उसका किलोवाट कितना है वो पता रखने का, या फिर कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं वो पता रहेगा। तो इसके बारे में सभी ये जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का आप खुद ही घर के ऊपर बना सकते हो। ठीक है।